जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका द नेपोलियन बोनापार्ट यूट्यूब चैनल पे। आइए सुनते हैं अमर शहीद भगत सिंह का जीवनी का अगला अध्याय। चौथे दिन पत्र रामचंद्र को मिल गया। चौथे दिन पत्र रामचंद्र को मिल गया। पत्र में शीघ्र उत्तर देने के लिए लिखा हुआ था, अतः वे उसी समय तैयार होकर भगत सिंह के घर जा पहुँचे। कितने दिनों के बाद आए हो बेटा, विद्यावती स्नेह युक्त स्वर में बोली। सहसा भगत सिंह की याद आते ही उनकी आंखें टपटपा गईं। बेबे जी की आंखों का पानी देखकर रामचंद्र का मन भी भर आया, लेकिन लेकिन वे कुछ करने में असमर्थ थे। भगत सिंह जो ठान लेते थे उसे बदलना किसी के वश में नहीं था। तभी दादी जी ने आवाज़ मारकर उन्हें अंदर आने के लिए कहा। कहते हुए रामचंद्र ने उनके पैर छुए। दादी माँ, तबीयत ठीक नहीं है। जयकौर को अपने पोते की याद आ गई। वह भी इसी तरह उनके पैर छुआ करता था। वे बिस्तर से थोड़ा उठते हुए बोली, राम, तुम अपने मित्र को ढूंढ लाओ ना। उससे कहना कि हम उसके मन के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसे यही हमारे पास आकर रहने को कहो। यह कहते कहते जयकौर की आंखों से आंसू बहने लगे। विज्ञापन पढ़कर भी भगत सिंह घर नहीं लौटा था। क्या वह इतना नाराज हो गया है? इस विचार ने जयकौर को बेचैन कर दिया था। वे स्वयं को इसका दोषी समझने लगी थी। उनकी यह दशा देखकर रामचंद्र के मन में एक बार सब कुछ बता देने का विचार आया, लेकिन अगले ही पल उन्हें भगत सिंह द्वारा दी गई कसम याद आ गई। होठों तक आए शब्दों को उन्होंने बड़ी कठिनता से निगला। भगत सिंह का कुशल क्षेम बताने की उनमें हिम्मत नहीं थी, अतः वे भारी कदमों से बाहर आ गए। तभी उन्हें जयदेव दिखाई दिए। वे तेजी से उनके पास पहुंचे। उन्हें देखकर जयदेव प्रसन्न होकर बोले, अरे रामचंद्र, इतने दिनों बाद मिल रहे हो, सब कुशल मंगल है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन भगत सिंह के घर में सब दुखी हैं। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। वे भी क्या करें? भगत सिंह ऐसा गायब हुआ कि फिर लौट कर नहीं आया, न ही उसने अपने बारे में कोई पत्र लिखा। जयदेव अफसोस भरे स्वर में बोला, मैं उसके बारे में जानता हूँ, उसने मुझे पत्र लिखा है। भगत सिंह ने तुम्हें पत्र लिखा है? तुम जाकर उसके परिवार वालों को क्यों नहीं बता देते? जयदेव उत्साहित होकर बोला, परंतु मैं चाह कर भी उसके परिवार वालों को कुछ नहीं बता सकता। अगर मैंने बताया तो वे उसके बारे में पूछेंगे, और भगत सिंह ने मुझे उसका पता न बताने की कसम दी है। रामचंद्र ने अपनी व्यवस्था बताई। दोनों के बीच खामोशी व्याप्त हो गई। सहसा रामचंद्र की आंखें चमक उठीं। वे जयदेव के कंधे पर हाथ रखकर बोले, कसम के कारण मैं भगत सिंह को पता तो नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें उस पते पर ले जरूर जा सकता हूँ। चूँकि पत्र में कानपुर का पता था, अतः दूसरे दिन ही वे दोनों गणेश शंकर विद्यार्थी के पास कानपुर जा पहुँचे। दोनों के बीच खामोशी व्याप्त हो गई। सहसा रामचंद्र की आंखें चमक उठी। वे जयदेव के कंधे पर हाथ रखकर बोले, पत्र की लिखावट से विद्यार्थी जी भली भांति परिचित थे। वे रामचंद्र को संबोधित करते हुए बोले, आजकल आपका मित्र सादीपुर गांव के नेशनल स्कूल में हेडमास्टर का कार्य कर रहा है, लेकिन भगत सिंह के रूप में नहीं, बल्कि बलवंत के नाम से। अगर मुझे उसका वास्तविक परिचय पता होता तो वंदे मातरम में छपे किशन सिंह के विज्ञापन को देखकर मैं स्वयं उन्हें लेकर उनके घर पहुंच जाता। भगत सिंह का पता पाकर जयदेव और रामचंद्र उसी समय सादीपुर के लिए रवाना हो गए। गांव पहुंचते ही वे सीधे स्कूल की ओर चल पड़े। उनका हृदय भगत सिंह को गले लगाने के लिए अधीर हो रहा था। इधर भगत सिंह ने उन्हें आते देख लिया था। उनकी अधीरता देखकर वे सारी बातें समझ गए। उन्होंने एक समझदार लड़के को बुलाया और सारी बात समझाकर वहाँ से
चले गए। लड़के ने जयदेव और रामचंद्र की उचित आवभगत की। उनकी व्याकुल नज़रें भगत सिंह को इधर उधर ठूट रही थीं। रामचंद्र से नहीं रहा गया तो उन्होंने लड़के से भगत सिंह के बारे में पूछा। लड़का पूरे विश्वास के साथ बोला, मास्टर जी के घर पर बड़ा सा ताला लगा हुआ है। ज़रूर वे गांव से बाहर गए होंगे। बीच बीच में वे ऐसे ही 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर निकल जाते हैं। वे दोनों सोच में पड़ गए। जिस उम्मीद के साथ वे यहाँ आए थे वह समाप्त हो चुकी थी। अंततः दोनों उसी समय कानपुर लौट गए। मित्रों को जाते देख पेड़ की ओट में खड़े भगत सिंह की आंखें नम हो गईं। विधाता ने कैसा दिन दिखाया था। जिन मित्रों से मिले बिना उन्हें एक दिन भी चैन नहीं आता था, आज उन्हें बिना मिले ही लौटने पर विवश करना पड़ा। कानपुर लौटकर रामचंद्र व जयदेव ने गणेश शंकर विद्यार्थी से सहायता की, प्रार्थना की। विद्यार्थी जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे संभव हो सकेगा अवश्य करेंगे। इसके बाद वे गांव लौट गए और किशन सिंह को सारी बात बताई। इसके बाद सरदार किशन सिंह ने कानपुर के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता मौलाना हसरत मोहानी को पत्र लिखा कि विद्यार्थी जी से मिलकर भगत सिंह को घर भिजवाने का प्रयत्न करें। उन्होंने भगत सिंह के नाम भी एक पत्र लिखा। यह पत्र लेकर विद्यार्थी जी के साथ जयदेव रूठे हुए भगत सिंह को मनाने चले थे। उन्हें अकस्मात शादीपुर में आया देखकर भगत सिंह सब कुछ समझ गए। विद्यार्थी जी उन्हें समझाते हुए बोले, भगत सिंह, नाम बदलने से खून के रिश्ते नहीं बदल जाते। दिल में अपनों के लिए जो प्यार होता है वो हमेशा वैसा ही बना रहता है। तुम्हारी दादी बहुत बीमार हैं, इसलिए सारी बात भूलकर इसी समय घर के लिए निकल जाओ। तुम्हारे परिवार वाले बड़ी बेसब्री से तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन बस भगत सिंह ने अटकते हुए इतना ही कहा, अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अपने पिताजी का यह पत्र पढ़ो। भगत सिंह ने पत्र ले लिया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, बेटे भगत, जल्दी घर लौट आओ। तुम्हारी दादी जी बहुत बीमार हैं। वे दवा नहीं लेती हैं, सिर्फ तुम्हारा ही नाम जपती रहती हैं। हम में से कोई भी तुम्हारे विवाह की बात नहीं करेगा। तुम जो चाहो वही करो। तुम्हारे सुख में ही हम सुखी हैं। टप टप करते हुए आंसुओं की लड़ी आंखों से बह चली, लेकिन उनके होठों पर संतोष की मुस्कान थी। 6 महीने के वनवास के बाद भगत सिंह घर लौट आए थे। उनका घर फिर से हंसने लगा था, बोलने लगा था, खुशी से झूमने लगा था। भगत सिंह ने दादी की इतनी सेवा की कि वे कुछ ही दिनों में भली चंगी हो गईं। वे जान चुकी थीं कि ईश्वर की इस शक्ति को बांध कर रखना अब किसी के वश में नहीं है। देश प्रेम की धुन का पक्का उनका भांगा वाला पंख फैलाकर खुले आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरेगा। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के तुरंत बाद ही अकाली आंदोलन उठ खड़ा हुआ। इसकी बागडोर सिखों के हाथ में थी, जिसका आधार राजनीतिक न होकर सामाजिक था। उन दिनों गुरुद्वारे में भेंट स्वरूप चढ़ने वाली धन संपत्ति तथा गुरुद्वारे से जुड़ी जागीरों से होने वाली आय पर उनके महंतों या उनके परिवारों का अधिकार होता था। इन महंतों के स्वामित्व में ये गुरुद्वारे विलासिता के केंद्र बन चुके थे। गुरुद्वारों पर महंतों के पैतृक और व्यक्तिगत अधिकार को समाप्त करके गुरुद्वारों से जुड़ी संपत्ति को सिख समाज के सार्वजनिक नियंत्रण में लाना तथा इनकी आमदनी खर्च का प्रबंध निर्वाचित पंचायतों द्वारा करना ही इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। यद्यपि अकाली आंदोलन धर्म सुधार से संबंधित था, जो गुरुद्वारों सेवनाचार एवं स्वामित्व को समाप्त करना चाहता था, लेकिन इसकी भावना उग्र सुधारवादी तथा बहुत कुछ क्रांतिकारी थी। इससे भगत सिंह अत्यंत प्रभावित हुए और इस आंदोलन में कूद पड़े। अकाली आंदोलन से जुड़े आंदोलनकारी पहचान के रूप में सिर पर काली पगड़ी बांधते थे। भगत सिंह का पारिवारिक वातावरण आर्य समाज और उसकी विचारधाराओं से प्रभावित था, इसलिए वे न तो केस रखते थे और न ही पगड़ी बांधते थे। लेकिन अकाली आंदोलन के साथ जुड़ने के बाद वे पगड़ी भी बांधने लगे। सुधारवादी सिखों द्वारा अकाली आंदोलन सत्याग्रह के रूप में संचालित किया गया। हजारों की संख्या में निशस्त्र सिख जत्थे बनाकर तथा गुरुवाणी का पाठ करते हुए गुरुद्वारों पर सामाजिक अधिकार स्थापित करने के लिए जाते थे। चूँकि सरकार का हित महंतों के साथ जुड़ा हुआ था, प्रतिवर्ष उनसे विशाल धनराशि तो प्राप्त होती ही थी, साथ ही साथ वे सरकार के पिट्ठू थे। अतः वह महंतों के पक्ष में खड़ी हो गई। सिखों ने सर्वप्रथम ननकाना साहब
गुरुद्वारे पर सामाजिक अधिकार करने के लिए प्रस्थान किया, परंतु अंग्रेज सैनिकों ने उनका मार्ग रोक कर निहत्थे सिखों पर लाठियों की बौछार की, गोलियां चलाईं, जमीन लाशों से भर दी। इसमें लगभग 200 सिखों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन सुधार चाहने वाले सिख किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इस घटना के विरोध स्वरूप देश के कोने कोने से सिखों के जत्थे ननकाना साहब की ओर आने लगे। ये जत्थे जहाँ से होकर गुजरते उनका भरपूर स्वागत किया जाता। इसी प्रकार का एक विशाल जत्था बंगा गांव से होकर गुजरना था। जत्थे के नेतृत्वकर्ता सरदार करतार सिंह और ज्वाला सिंह ने किशन सिंह से जत्थे का स्वागत करने का अनुरोध किया, लेकिन किसी कारणवश किशन सिंह को बम्बई जाना पड़ गया। लेकिन जाने से पूर्व जत्थे के स्वागत का कार्यभार वे भगत सिंह के कंधे पर डाल गए। किशन सिंह के भाई दिलबाग सिंह उस क्षेत्र के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे। अंग्रेज समर्थक होने के कारण उन्हें स्वीकार नहीं था कि गांव में सिखों के जत्थे का स्वागत हो। अतः उन्होंने घोषणा करवा दी कि गांव में जत्थे की कोई सहायता नहीं की जाएगी। यदि किसी ने ऐसा किया तो वह ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाएगा। दिलबाग सिंह की बात घर घर तक पहुंच गई। गांव वाले पीछे हटने लगे, लेकिन भगत सिंह ने भी मोर्चा संभाल लिया था। जत्थे की सहायता करने का निश्चय वे पहले ही कर चुके थे। उन्होंने एक सभा आयोजित की और गांव वालों को समझाते हुए बोले, भारतीय होने के कारण हमारा कर्तव्य है कि हम इस जत्थे में सम्मिलित हों, लेकिन यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम सिर पर कफन बांध कर निकले लोगों का उत्साह तो बढ़ा ही सकते हैं। वे जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें अकेले नहीं हैं, किसी न किसी रूप में हम भी उनके साथ हैं। यह बताने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम दिल से जत्थे का स्वागत करें। यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, यह आंदोलन हम सब के लिए है, अन्याय और अत्याचारों के विरुद्ध है। एक सच्चा सिख सर कटा सकता है लेकिन उसे झुकाना नहीं जानता। हमें गुरु गोविंद सिंह का स्मरण करते हुए अन्याय के विरुद्ध एकजुट होना चाहिए। भगत सिंह की वाणी ने जादू सा असर किया। लोग अपने स्थानों से खड़े हो गए और नारे लगाते हुए भगत सिंह की बात का समर्थन करने लगे। निर्धारित दिन जत्था गांव में आ पहुंचा। उनके ठहरने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी कि जत्थे का प्रत्येक व्यक्ति उनकी प्रशंसा किए बिना न रह सका। उनकी देखा देखी गांव वाले भी गुपचुप तरीके से जत्थे की हर संभव सहायता कर रहे थे। जत्थे के लिए वे प्रतिदिन रात को ही भोजन और फल आदि भगत सिंह के घर पहुंचा जाते थे। इतने स्वागत की उम्मीद जत्थे ने भी नहीं की थी। 2 दिन के बाद भगत सिंह का गुणगान करते हुए विदा हुए। इस प्रकार भगत सिंह के कारण गांव की प्रतिष्ठा बढ़ गई। एक ओर जत्थे को गांव में प्रवेश करने से रोकने के लिए दिलबाग सिंह के सारे प्रयास विफल हो गए थे, वहीं दूसरी ओर उनकी प्रतिष्ठा को भी गहरा धक्का लगा था। इसका एकमात्र कारण भगत सिंह था। उन्होंने भगत सिंह को गिरफ्तार करवाकर उनके सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। आनन फानन में वारंट जारी किए और पुलिस के सिपाही भगत सिंह को पकड़ने के लिए घर जा पहुंचे। लेकिन भगत सिंह को इसकी भनक लग चुकी थी, इसलिए वारंट निकालने से पहले ही वे वहां से निकलकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे। दैनिक अर्जुन दिल्ली का प्रतिष्ठित समाचार पत्र था। इसकी स्थापना पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति ने की थी। भगत सिंह के पास जयचंद्र की सिफारिश थी, इसलिए दिल्ली पहुंचते उन्हें अर्जुन में नौकरी मिल गई। वे वहां बिना वेतन के काम करने लगे और वह भी पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ। प्रूफ रीडिंग से लेकर संपादन तक का कार्य भगत सिंह स्वयं ही देखते थे, लेकिन यहाँ भी उन्होंने अपना नाम बलवंत सिंह बताया था। उनकी निष्ठा, तत्परता और कुशलता ने शीघ्र ही उन्हें पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति का विश्वास पात्र बना दिया। सावन का महीना चल रहा था। बादल उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जन करते हुए संगीतमय थापते रहे थे। बारिश की रिमझिम बूंदों से भीगी हुई प्रकृति नवश्रृंगार की तैयारी में थी। चारों ओर प्रेम और आनंद का वातावरण था। लेकिन इस बार कानपुर के लिए यह सावन अभिशप्त बनकर आया था। गंगा की लहरें अपनी सीमाएं तोड़कर शहर में घुस गई थीं। सरकार ने इस क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया। प्रथम बार घर छोड़ने के बाद कानपुर ने भगत सिंह को अपने आंचल में स्थान दिया था। यही बलवंत नाम से उनका पुनर्जन्म हुआ था। कानपुरी ने अपने घर जैसा और वहाँ के निवासी भाई बंधुओं जैसे लगते थे। इसलिए दिल्ली में कार्यरत भगत सिंह को जब कानपुर में बाढ़ आने की सूचना मिली तो वे वहाँ
जाने के लिए व्याकुल हो उठे। उन्होंने तत्क्षण नौकरी से त्यागपत्र दिया और गाड़ी पकड़कर कानपुर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की भरपूर सेवा की, मित्रों के साथ मिलकर उन्हें बचाने और बसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बार भी गणेश शंकर विद्यार्थी का घर भगत सिंह का आश्रय स्थल बना। भगत सिंह ने जब सुना तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन यह भी सच था कि विद्यार्थी जी परिहास नहीं कर रहे थे। तो क्या वे इस समय कानपुर में हैं? क्या मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि उनके दर्शन कर सकूँ? क्या उनसे मिलने का मेरा स्वप्न पूरा हो सकता है? रह रह कर यही विचार भगत सिंह के मस्तिष्क में उठ रहे थे। उन्होंने पुनः विद्यार्थी जी से पूछा, आप मुझे इनसे मिलवाने ले जाएंगे? क्या वे मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति से मिलना पसंद करेंगे? भगत सिंह, तुम साधारण होकर भी असाधारण हो। उन्होंने स्वयं तुमसे मिलने की इच्छा व्यक्त की है। तुम तैयार रहना, हम कल सुबह ही वहाँ चलेंगे, विद्यार्थी जी ने कहा। भगत सिंह बड़ी बेसब्री से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगे। अगली सुबह दो व्यक्ति तेज कदमों से चलते हुए एक छोटी सी गली में घुस गए। थोड़ी दूर जाने के बाद एक टूटे फूटे घर के आगे वे ठिठके और नजरें घुमाकर इधर उधर देखने लगे। उनका पीछा नहीं किया जा रहा, इसकी अच्छी तरह से तसल्ली करने के बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा और शीघ्रता से घर में घुस गए। अंदर घुसते ही लकड़ियों की एक जर्जर सीढ़ी दिखाई दी। उससे होते हुए ऊपर के कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच रखी मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी लपलपाती लौ कमरे के अंधेरे को दूर करने की भरसक कोशिश कर रही थी। पास ही कुर्सी पर बैठा हुआ एक युवक कागज पर कुछ लिख रहा था। आगंतुक शीघ्रता से कक्ष में प्रविष्ट हुए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। आहट सुनकर युवक ने दरवाजे की ओर देखा। आगंतुकों को पहचान कर वो उठा और आगे बढ़ते हुए बोला, आइए विद्यार्थी जी, आपका यहाँ स्वागत है। लेकिन तभी वो उनके साथ लंबे छरहरे गौर वर्ण वाले एक तेजस्वी परंतु अनजान युवक को देखकर ठिठक गया। युवक के सिर पर ठीली सी पगड़ी बंधी हुई थी तथा वह कोट और लुंगी पहने हुए था। उसका आकर्षक व्यक्तित्व विलक्षण था। विद्यार्थी जी युवक का परिचय देते हुए बोले, पंडित जी, यही सरदार किशन सिंह के सुपुत्र भगत सिंह हैं। भगत सिंह, युवक के होठों पर मुस्कान थिरक गई। अब भगत सिंह को युवक का परिचय देने की बारी थी। विद्यार्थी जी हंसते हुए बोले, भगत सिंह, इतनी दिनों से तुम जिस महान आत्मा के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे, ये वही है, महान क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आज़ाद। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद। भगत सिंह एकटक उन्हें निहार रहे थे। साथ साथ दोनों आगे बढ़े और एक दूसरे को आलिंगनबद्ध कर लिया। ऐसा ऐसा लग रहा था मानो वर्षों बाद राम और भरत का मिलाप हुआ हो। अलग अलग दिशाओं में बहती क्रांति की दो धाराएं कानपुर में आकर एक दूसरे में समाहित हो गई हों। विद्यार्थी जी, अगर आप नहीं बताते तो भी भगत सिंह को मैं पहचान लेता। इतना तेजस्वी केवल भगत सिंह ही हो सकता है, चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा। भगत सिंह भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। वे आनंद में भरकर बोले, आज़ाद भाई, मैं भी बिना परिचय के आपको पहचान गया था। इतने रोबीले, तेजोमय तथा भव्य व्यक्तित्व के स्वामी केवल आप ही हो सकते हैं। और फिर बहुत देर तक दोनों विभिन्न विषयों पर वार्तालाप करते रहे। कुछ दिन कानपुर में रहने के बाद भगत सिंह लाहौर लौट आए। चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने के बाद उनके हौसले बुलंद हो चुके थे, इरादों में दृढ़ता बढ़ गई थी। उन्होंने लाहौर की क्रांतिकारी विचारधाराओं वाले युवकों को एकत्रित करना आरंभ किया। शीघ्र ही सुखदेव, धन्वंतरी, एहसान इलाही, यशपाल, पिंडीदास आदि युवक उनके साथ जुड़ गए। इसी बीच भगत सिंह की भेंट भगवती चरण वोहरा से हुई। उन्होंने भी नेशनल कॉलेज में शिक्षा पूर्ण की थी, इसलिए दोनों एक दूसरे को जानते थे। भगवती चरण का जन्म लाहौर में हुआ था, परंतु मूलतः वे गुजराती ब्राह्मण थे। उनके पूर्वज गुजरात से विस्थापित होकर लाहौर आए थे। भगवती चरण के पिता शिवचरण वोहरा रेल विभाग में थे। उनकी कर्तव्यनिष्ठता और दक्षता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राय साहब की उपाधि से सम्मानित किया था। लेकिन इसके विपरीत भगवती चरण एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी बने। उनका विवाह दुर्गा नामक एक अशिक्षित और साधारण महिला से हुआ था, लेकिन पति के सान्निध्य में उनका कायाकल्प हो गया। उन्होंने परिश्रम कर प्रभाकर तक की परीक्षा पास की और एक स्कूल में अध्यापिका बन गई। आने वाले वर्षों में वे क्रांतिकारिणी दुर्गा भाभी के रूप में प्रसिद्ध हुई।
क्रांतिकारियों के मार्गदर्शन हेतु तथा उन्हें एक सूत्र में पिरोने के लिए वर्ष 1926 में भगत सिंह और भगवती चरण ने मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इससे क्रांतिकारी आंदोलन को एक विस्तृत मंच मिला, जिसका उद्देश्य विभिन्न माध्यम से जनता द्वारा संपर्क साधना और उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन के उद्देश्य एवं विचारों से अवगत करवाना था। भगत सिंह ने रूस के महान दार्शनिक और विचारक लेनिन का गहन अध्ययन किया था। उनके नेतृत्व में हुई क्रांति के विषय में जानकर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्रांति का मुख्य लक्ष्य श्रमजीवी समुदाय का कल्याण होना चाहिए। इनमें वे लोग भी सम्मिलित होने चाहिए जो अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। इसी अवधारणा को लेकर नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था। यही कारण था कि सभा द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किए गए वे जनसाधारण में अत्यंत लोकप्रिय हुए। ये उद्देश्य निम्नलिखित थे: किसानों एवं श्रमिकों को संगठित करना और उनका एक पूर्ण गणराज्य स्थापित करना, धर्म या जाति की अपेक्षा राष्ट्रीयता के आधार पर नौजवानों में देशभक्ति की भावना का संचार करना, सांप्रदायिकता विरोधी तथा किसान श्रमिकों के आदर्श गणतांत्रिक राज्य की प्राप्ति में सहायक होने वाले आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक क्षेत्रों के आंदोलन के साथ सहानुभूति रखते हुए उनकी सहायता करना। सर्वसम्मति से रामकिशन को सभा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। भगत सिंह इसके महामंत्री तथा भगवती चरण प्रचार मंत्री थे। इसके अतिरिक्त लाहौर में सक्रिय अनेक क्रांतिकारी भी इसके सदस्य बन गए। नौजवान भारत सभा की प्रथम बैठक लाहौर के बिरेटला हॉल में आयोजित की गई थी। सुबह से ही लोगों का निरंतर आगमन हो रहा था। सभा आरंभ होने तक पूरा हाल खचाखच भर गया था। जिन्हें अंदर स्थान नहीं मिला वे उसके दरवाजे के पास भीड़ लगाकर खड़े हो गए थे। मंच के बीचों बीच एक भव्य मूर्ति रखी हुई थी जिसे सफ़ेद कपड़े से ढका गया था। नीचे लाल लाल अक्षरों में लिखा था: हिंदवासियों रखड़ा याद सानू, कित्ते दिलाम तो ना भूल जाना। प्रतिमा किसकी हो सकती है? खुसुर फुसुर करते हुए लोग एक दूसरे को अपने अपने विचार बता रहे थे। दीवार खड़ी ने 7 बजने की सूचना दी। तब पास खड़ी महिला से भगत सिंह ने कहा, भाभी जी, अब हमें कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए। महिला ने सिर हिलाकर सम्मति दी और आगे बढ़ी। थाली में रखी अगरबत्तियां धूप प्रतिमा के सामने रखकर प्रज्वलित की। उस श्यामल वर्ण की बड़ी बड़ी आँखों वाली तेजस्विनी से देखकर किसी ने कहा, अरे ये तो हमारे भगवती चरण की पत्नी दुर्गा भाभी जी हैं। मूर्ति के ऊपर से कपड़ा हटाते ही क्रांतिकारी करतार सिंह सराबा का चेहरा दिखने लगा। उन पर सुगंधित फूलों की माला सुशोभित थी। दुर्गा भाभी ने अपने रक्त से चित्र का अभिषेक किया। समूचा सभागार इनकलाब जिंदाबाद के नारे से गूंज उठा। भगत सिंह ने आगे बढ़कर गुलाब पुष्प की माला मूर्ति के गले में पहना दी और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। श्रद्धा और प्रेम की अधिकता से उनके नेत्र आंसुओं से भर आए। तदंतर उन्होंने बहुत मार्मिक एवं कारुणिक भाषण दिया। भाइयों और बहनों, यही वे वीर पुरुष हैं जिन्होंने हंसते हंसते मौत को गले लगाया, देश की मुक्ति के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया, अपना बलिदान दिया। आज इनकी बरसी है, इसलिए इस पावन घड़ी में इस शहीद को साक्षी मानकर हम प्रतिज्ञा करते हैं। इनका अधूरा कार्य पूरा करने के लिए इन्हीं के समान हम अपने सर्वस्व की आहुति देंगे, अपना जीवन होम कर देंगे। भाषण के उपरांत भगत सिंह ने करतार सराबा के गीत की 2 पंक्तियां को गुनगुनाया। चलो चलिए देश नुयु युद्ध करन, रखो आखिरी वचन ते फरमान हो गए। पूरी सभा गदगद होकर नतमस्तक हो गई। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब अगली वीडियो में हम इसका अगला अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।